नाजरीन, प्रोग्राम द लॉ शो में ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। हमारा ब्रेक से पहले हम जो कॉल दे रहे थे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी जी जी, आपका क्या सवाल था? Yeah, my question is that I'm living here from 92 and I applied for the British nationality recently and I want to go to India after I got my British passport and want to get married there again. I'm divorced now and because I'm a disabled person, does it affect any kind of effect on my marriage? To bring the lady here? No, as far as your marriage is concerned, I don't think so. No. Because I'm not working, I'm a disabled person. All right. Okay. So is it a money matter? Yeah. In terms of maintenance, are you getting disability living allowance? Yeah, both. Yeah. Yeah. In terms of maintenance, the normal requirement is that if you wish to bring your wife or spouse, then generally speaking, there's a requirement of £18,600 per annum. Then that one has to satisfy. But because you are a disabled person and you're getting disability living allowance, so laws are a little bit more flexible in that respect. And although you don't have to satisfy the requirement of £18,600, but you still have to show that you have sufficient means to maintain and accommodate your wife when she comes here. Yeah, the living place and whatever you're getting in terms of disability allowance, and if you can have some other income from different sources, third-party support, etc. So you would still have to show that you can maintain and accommodate your wife when she comes here. Thank you very much. Thank you very much. Next caller की तरफ चलते हैं. Hello. हेलो जी, मेरा नाम राहुल है। जी राहुल, मेरा सवाल है कि मैं 5 साल टियर 1 जनरल के बेसिस पे ILR के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन मुझे 2011 में एक सिंपल पुलिस कॉशन मिला था। मुझे वो फॉर्म पे डिक्लेयर करना पड़ेगा या नहीं? देखिए अगर हेलो जी, देखिए मुझे याद नहीं एग्जैक्टली फॉर्म में क्या वो सवाल है, लेकिन अगर फॉर्म में ये लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में कॉलर जो है राहुल साहब आप जा चुके हैं, तो आप टीवी पे देख रहे हैं, तो आप मैं जवाब दे देता हूँ। अगर फॉर्म पे ये लिखा हुआ है कि जी आपको कॉशन वगैरह भी हुआ है तो उसको डिक्लेयर करें, तो फिर तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर खाली कन्विक्शन की बात हो रही है, तो अगर आपको कन्विक्शन नहीं हुई और खाली कॉशन हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉर्म में क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉशन वगैरह हुआ है और वो आपसे डिटेल्स मांग रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अफजल बोल रहा हूँ इलफट से। जी अफजल साहब बोलिए। जी आप तो हमारे इलाके से बोल रहे हैं। जी 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 7 ईयर के बेस पे बच्चों के साथ मैंने डाला था, अपील हुई थी। तो जज ने 10 डेज का टाइम लिया था, 2 वीक्स का डिसीजन के लिए। 2 वीक्स के अंदर 10 डेज में मुझे एक लेटर रिसीव हुआ जिसमें जज ने ये बोला कि मुझे हाफ एन आवर की और हिस्ट्री चाहिए इमिग्रेशन की। क्या चाहिए? मतलब इस क्लाइंट की होम ऑफिस को बोला कि मुझे इस क्लाइंट की हिस्ट्री चाहिए इमिग्रेशन की। मैं वर्क परमिट पे था और वर्क परमिट मेरा एक दिन लेट होने से लोग ने रिजेक्ट कर दिया। तो वो अपना जज ने बोली कि इसकी हिस्ट्री बताओ मुझे, क्यों इसका प्रॉब्लम हुआ ये। तो ये मेरे लिए अच्छी साइन। उसने दूसरी डेट भी दी मुझे, नियरली आफ्टर 20 डेज के बाद की डेट दी है, और बोली सिर्फ हाफ एन आवर की हेयरिंग है, और होम ऑफिस को बोली है कि इसकी मुझे इमिग्रेशन की हिस्ट्री बताओ, इसके वर्क परमिट के बारे में बताओ, क्यों इसका ऐसा हुआ। तो ये मेरे लिए अच्छी साइन है या प्रॉब्लम है? तो वर्क परमिट का क्या हुआ, क्या था वर्क परमिट का? मुझे मतलब मैं ऑन टाइम पे उसको रिन्यू नहीं करा सका था, 3 ईयर का था, और मैंने जब डाला था तो एक वीक लेट हो चुका था मैं। अच्छा। और फिर उन लोगों ने मुझे आफ्टर 3 मंथ बाद रिजेक्ट किया था कि हम तेरा रिफ्यूज कर रहे वर्क परमिट। तो फिर मैंने अपील किया था, और मतलब वैसे ही हर बार मैं कोई ना कोई अपील में रहा। इस तरह मेरे 10 साल हो गए। अभी ये 7 मार्च को मुझे 10 ईयर्स हो गए। तो वही जज ने भी वही उसी टाइम डी से बोला था कि आपकी जो एप्लीकेशन है 7 ईयर्स की तो ठीक है, लेकिन बच्चों का देखिए, उसने मेरे बच्चे इधर बॉर्न है दोनों भी, एक 9 ईयर्स की है और एक दूसरा 7 ईयर्स का बेटा है।
तो वो बोली कि तेरा ये वर्क परमिट का ज्यादा वो था ना, जिसपे तू अभी तक ऑन टाइम एप्लीकेशन डाला है। ये जज ने ऐसा बोला था जब मैं सामने खड़ा था। होम ऑफिस को बोली इसका प्रॉब्लम क्या हुआ था ये बताओ, तो लोग बोले हमारे पास कुछ भी नहीं इस बारे में। जी देखिए, ऑब्वियसली जज जो है वो ये मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या आप मतलब कितना ओवरस्टेयर हुए थे और ओवरस्टेयर होने की वजह क्या थी। आप जानते पूछते हुए ओवरस्टेयर हो गए या कोई मिस्टेक की वजह से या किसी भी वजह से जो है वो जिसमें आपका मेनली कोई इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं था, उस वजह से ओवरस्टेयर हुए। तो शायद ये आपको वो देख रहे हैं इस चीज़ को, और अगर ऐसी बात है तो लग तो यही रहा है कि जो जज का माइंड है वो शायद आपकी तरफ है कि वो आपको स्टे वगैरह दे, लेकिन कुछ कहना मुश्किल है जब तक कि पूरी सिचुएशन का मालूम ना हो। उम्मीद करता हूँ कि होपफुली आपके हक़ में ही फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम मैं अली अस्सलाम। बात कर रहा हूँ जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है? जी। हमने असाइलम क्लेम किया था और फिर वो रिफ्यूज हो गया था, और फिर कोर्ट में हम गए फर्स्ट ट्रिब्यूनल, वहाँ से भी रिफ्यूज हो गया, और फिर दोबारा हमने फर्दर सबमिशन डाला लिवरपूल में, और साथ अपने एविडेंस भी लगाए। मेरी एक बेटी को यहाँ पे 5 साल हो गए हैं और एक बेटे को 2 साल, यहीं का बाहर में वो, और मेडिकल बेसिस पे केस है, मेंटल हेल्थ की बेसिस है मेरी वाइफ की। तो अभी 1 साल हो गया, हमें उसका कोई जवाब नहीं आया फर्दर सबमिशन का। अक्टूबर में उन्होंने हमें एक लेटर भेजा था, उसमें उन्होंने कहा है कि आप अभी वेट करें, हम कोई टाइम स्केल आपको नहीं बता सकते कि कब डिसीजन होगा। तो बस ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चांसेस हैं। देखिए चांसेस कुछ अब कहना तो घर भी दिया हुआ है, सपोर्ट भी दे रहे हैं, और ये जी ठीक है। देखिए मैं पहली बात तो ये कि अगर अभी 1 साल हो गया अभी तक जवाब नहीं दिया हुआ, तो मेरे ख्याल में इसको आपको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आजकल के जो हालात हैं उस हिसाब से। अगर कोई ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं कि जो कि आप अपने मुल्क जाके उसको ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, तो फिर तो चलें ठीक है, उसको पुश करना बनता है। अदरवाइज़ जो जनरली वो ये कहते हैं होम ऑफिस के, जी अगर कोई ऐसे मेडिकल कंडीशन है या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि आप अपने मुल्क में जाके भी आपको ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो वो एक कॉमन रिफ्यूज़ल पॉइंट होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी और अभी ख़ास तौर पे आपके बच्चों को भी यहाँ पे 7 साल का टाइम पूरा नहीं हुआ, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल तो आपको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, और फ़िलहाल उनके जवाब का वेट करें। जितना वो टाइम लगा रहे हैं उतना केस जो है आपका मजबूत होता जा रहा है और आपके फेवर में जा रहा है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी जाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी जाकिर साहब, नदीम मेरा नाम है। नदीम साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी जाकिर साहब, मैंने थोड़ा सा आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि मैं आया था एज स्टडी वीजे पे, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके पुर्तगाल की नेशनल जो है दी थी, और अभी मेरी शादी को तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, और मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है। शायद हो सकता है कि कुछ अर्से के लिए पाकिस्तान जाना पड़े, और आपको पता है कि 1.5 साल के बाद मेरा इंडेफिनेट भी ड्यू है। तो मैं इसमें आपसे थोड़ी सी एडवाइस लेना चाहता कि मेरे लिए टाइम लिमिट भी है कि मैं इससे ज्यादा पाकिस्तान रह सकता हूँ या नहीं रह सकता, इसके सिलसिले में आपसे। आप कितने अर्से के लिए जाना चाह रहे हैं? जी मेरा उनके, क्योंकि वहाँ पे लुक आफ्टर है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे 3 से 4 माह उधर लग जाए। मैं इस सिलसिले में थोड़ी सी आपसे रहनुमाई लेना चाह रहा था। देखिए मेरे हिसाब से जो है वो अगर 3-4 महीने तक ही बात रहे तो फिर तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साल में। तो वही बात है कि अगर 3-4 महीने तक रहते हैं, और आप पहले नहीं गए मतलब इतने अरसे में जो आपको जब से ये वीज़ा मिला है? जी जब से ये 3.5 साल का मुझे वीजा मिला है, मैं पाकिस्तान जाता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मीन्स कि मैं इवन क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो पुर्तगाल से हैं, तो मैं पुर्तगाल तो खैर विजिट करता रहूँ, और मैं पाकिस्तान भी जाता रहूँ, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम मैं 1 मंथ का स्टे करता रहूँ। मेरे 3 से 4 दफा मैं गया हूँगा, लेकिन मैक्सिमम 1 मंथ का स्टे। जी कोशिश करें कि 3 महीने से ज़्यादा का टाइम जो है ना वो ना गुजारें, ठीक है? अच्छा 3 कोशिश करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मुझे आपसे अपने भाई के लिए क्वेश्चन करना है। एक्चुअली उनको यहाँ डिस्क्रिशनरी लीव मिली है उनके बच्चों के ब्याह पे। उनकी वाइफ से उनकी डिवोर्स हो गई और बच्चे की कस्टडी उन्हीं के पास है, वही लुक आफ्टर करते हैं। अब वो पाकिस्तान जाके शादी करना चाहते हैं दोबारा, तो क्या प्रोसीजर होगा कि वो अपनी वाइफ को यहाँ बुला सकेंगे? देखिए चूंकि उनके पास ब्रिटिश रूल आएगा या उनका प्रोसीजर क्या होगा? देखिए चूंकि उनके पास डिस्क्रेशनरी लीव है, तो वो उस बेसिस पे अपनी वाइफ को यहाँ पे नहीं बुला सकते।
क्योंकि उनके पास डिस्क्रेशनरी लीव है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, सेटल स्टेटस नहीं है, तो अपनी वाइफ को यहाँ पे वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते कि उनके साथ वो यहाँ पे रहें, अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ, अकरम बात कर रहा हूँ ग्लासगो से। जी बोलिए अकरम साहब। मैंने आपसे ये पता करना था कि मुझ पे होम ऑफिस ने ना शाम वेडिंग का इन्होंने ब्लेम करके ना मेरा रेजिडेंस कार्ड जो होता है ना EU नेशनल का जी। वो इन्होंने कर्टेल कर दिया था। तो बाद में जो इन्होंने मुझे डिटेंशन सेंटर में 3 दिन रखा था, बाद में छोड़ दिया। मैंने अपील की तो अपील तो मेरी एक्सेप्ट हो गई जनवरी के 30 जनवरी में। तो अब इन्होंने मेरा पासपोर्ट रिलीज नहीं किया, ना ही कुछ इन्होंने जवाब दिया। अपील तो मेरे हक के अंदर हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर अपील आपके हक में फैसला हो गया है तो और कितना अर्सा हो गया है? 30 जनवरी को अपील एक्सेप्ट हुई है। तो अभी तकरीबन महीने से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। जी, अभी थोड़ा सा महीने से थोड़ा सा ऊपर हुआ है, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। नॉर्मली 2-3 महीने लग जाते हैं। होम ऑफिस जो है वो आपको पासपोर्ट भी रिटर्न कर देगा और रीइंस्टेट कर देंगे आपकी, अनलेस कि उन्होंने आगे अपील कर दी हो फर्दर अपर ट्रिब्यूनल में। लेकिन अगर अपर ट्रिब्यूनल में तो मेरे ख्याल में 14 डेज नहीं लेते, 14 डेज भी ले लेते हैं। नहीं, मैं 14 डेज के अंदर अंदर उन्होंने अपील करनी होती है। तो मैंने कहा अनलेस कि उन्होंने कर दी हो 14 डेज के अंदर अंदर अपर ट्रिब्यूनल में। लेकिन अगर वो नहीं की हुई तो नॉर्मली 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको स्टेटस का जो भी आपका सिलसिला है वो ठीक कर देते हैं। तो अगर आपको 1-8 महीने के अंदर मजीद कुछ नहीं आता तो फिर आप होम ऑफिस से रब्ता करें और कोर्ट से भी रब्ता करें कि भाई वो जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है होम ऑफिस का, उनसे फिर वो रब्ता करेंगे। कोर्ट से भी आप रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, कौन सा बोल रहे हैं? ओके। हेलो हेलो जी कौन सा बोल रहे हैं? या हेलो, यस, हु इज दिस? व्हाट्स योर नेम? अहमद। यस मिस्टर अहमद, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? All right, okay. Actually, I got visa for my wife for 2 years, but I need to apply for extension. And I need to know about what English test need to show about for extension. She already got the one ESOL certificate from when she applied from Pakistan. Okay. Does she need to do another one or something else, please? Yeah, the requirement, the level that she has to do is A1. If she has done an ESOL before, then because they are not accepting generally the Home Office the ESOL certificate, so it would be better if she does another English test. The level is again A1 from Trinity College or IELTS. All right? No, it's just for extension she needed that do. Yeah, extension. She need to no indefinite. Still need to apply for extension after 2 years. Yeah, this is what I'm saying, because she did ESOL. Now it's up to the discretion of the caseworker whether they accept the same course that she previously did or not. But to be on the safe side, it would be better if she does another English test, A1, same requirement, but Trinity College or IELTS. Thank you very much. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं अहमद बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन था जी, मैं दिसंबर 2012 में आया था इधर। जी तो मेरा वीज़ा था जॉइंट टू स्पाउस। तो मेरी जो वाइफ थी उसको मेरे आने से पहले इंडेफिनिट मिल चुका था। तो मुझे उन्होंने बोला कि 2 साल बाद आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते थे। तो मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन लाइक 10-12 क्वेश्चन गलत जी, आप बिल्कुल जल्दी कंप्लीट करें क्योंकि मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इस तरह हेलो, तो उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने अभी अपील के लिए अप्लाई किया, तो अभी तक तकरीबन 5-6 मंथ हो गए मुझे। तो एक तो अपील की डेट नहीं आई, और दूसरा मुझे सिर्फ इतना मशवरा दे कि मैं आगे क्या करूँ। देखें, जहाँ तक अपील की डेट का ताल्लुक है तो आजकल जो अपील है ना वो बड़ी लंबी लंबी डेटें आ रही हैं, बड़ा टाइम लग रहा है। नॉर्मली जब से आपकी पेमेंट, वो जो कोर्ट की फ़ीस होती है ना, वो जब आप देते हैं उस वक्त से तकरीबन 8 से 12 महीने लगते हैं हेयरिंग आते आते तक। नॉर्मली जनरली स्पीकिंग जब आपकी पेमेंट जब आप देते हैं अपील की उस वक्त से 8 से 12 मंथ जनरली आजकल लग रहे हैं।
जहाँ तक बात है आपकी क्या करने की, तो जो जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जब आप कोर्ट में जाएंगे तो उस हवाले में आपसे सवाल जवाब होगा, आपकी वाइफ से सवाल जवाब होगा, तो वो तो उस हवाले से आपको डिपेंडिंग कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस लगे हैं उसी हिसाब से आपको मशवरा दिया जा सकता है, और बेहतर है किसी वकील से आप जो है वो असिस्टेंस लें इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो चूँकि ख़त्म हो गया, इसलिए मज़ीद कॉल्स हम आज नहीं ले सकते। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ़्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे और आपसे दोबारा कॉल्स जो हैं वो लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।